उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आपके पेपर से पहले आपके पेपर के, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 दिन सिर्फ आज से बचे हुए हैं। और अब आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना। आपको बस जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी को आपको सिर्फ अच्छे से रिवीजन करना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो आज आपको हम पेपर कराने वाले हैं 31 जनवरी 2021 में जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, इस पेपर की एक ख़ास बात ये है, इसमें 4 से 5 आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एक साल आपके पेपर में आए हुए हैं, यानी पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है आपके आने वाले पेपर में यहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, वो भी किस विषय में, आपके सीडीपी के विषय में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और जिन लोगों ने हमारी पहले की वीडियो ना देखी हो, प्रीवियस ईयर के हमने जितने भी आपके 3-4 साल के पेपर थे वो सारे हमने करा दिए। अभी आपके पास कल और परसों का समय, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं और आपकी इस बात की गारंटी ले सकते हैं, उन पेपरों से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत, मानकीकृत आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये बात आपकी यहीं से गलत हो जाएगी। आगे देखते हैं, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक, जी बिल्कुल नहीं। आप विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं तो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को थोड़ी ना मजबूत करना चाहेंगे। आगे देखते हैं, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, बातचीत टालनी नहीं, बातचीत तो करनी चाहिए। आगे देखते हैं, डी ऑप्शन क्या कहते हैं, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो है पहले क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहले का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो देखते हैं किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, हो सकता है ये बात सही, लेकिन आगे भी देखते हैं। विद्यार्थियों में डर भावना, जी बिल्कुल नहीं, डर भावना विद्यार्थियों में नहीं पैदा करनी चाहिए। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ऐसा भी नहीं। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऐसा भी नहीं। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो आपके दूसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए आपसे नेगेटिव पूछा गया है, तो देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए एक अध्यापक को। जो अधिगम कठिनाइयों से छात्र जूझ रहे हैं उनके लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। आप पहले से ही जानते हैं जो बच्चा है वो अधिगम की कठिनाइयों से जूझ रहा है, तो आप उसको क्या जटिल संरचनाओं का प्रयोग करने को कहेंगे, जी बिल्कुल नहीं। तो आपका सही ऑप्शन इसमें से तीसरे का बी वाला ही सही हो जाएगा कि एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण आपका क्या है। अतिसक्रियता, असतर्कता, या कम परिज्ञानता, या बोधगम्यता, या अपसारी चिंतन। आप देखेंगे सृजनात्मकता की पहचान का जो हमारा प्रमुख लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में आप लोग जानते होंगे जिसमें एक से कोई भी प्रश्न होगा उसके एक से अधिक उत्तर विद्यार्थी सोच सकता है, तो उस तरीके के चिंतन को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन। ठीक है, यह कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन हमारा। तो सृजनात्मकता से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको अपसारी चिंतन को हमेशा वरीयता देनी है। ठीक है, तो आपका 4 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है।
तो देखते हैं अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम हमारा कौन सा होगा? बिना विश्लेषण के अवलोकन? जी बिल्कुल नहीं। अनुकरण नकल दोहराना? ऐसा भी नहीं। ये अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम थोड़ी ना होगा। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना भी आपका निगेटिव है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, जैसे ही आपने देखा खोजने से रिलेटेड संबंध, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 5 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम हमारा क्या हो जाएगा? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ये देखते हैं 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अलग करने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अधिगम केवल, जैसे आपने देखा निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके आधार पर दंड की बात हो रही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है? हमारी अर्थपूर्ण है। तो आपका 6 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? देखते हैं किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर इस तरीके से नहीं कायम रखा जा सकता है। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, याद करने पर भी आपको जोर नहीं देना है। बच्चों को दंड देकर, जी बिल्कुल नहीं। जो हमारी अधिगम की अभिप्रेरणा है, इसको हम लोग किस प्रकार से कायम रख सकते हैं? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर जो है हम लोग अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रख सकते हैं। तो आपका 7 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। शर्मिंदगी, यानी जो हम लोगों को शर्म लगती है उसी तरीके से रिलेटेड है शर्मिंदगी। तो शर्मिंदगी में क्या होता है देखते हैं। बच्चों की अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली? जी बिल्कुल नहीं। बच्चा जब शर्माएगा तो चीज़ों को सीख ही नहीं पाएगा। तो प्रभावशाली थोड़ी ना विधि होगी ये अधिगम की। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये भी बात आपकी सही नहीं है। आगे देखते हैं। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? जी बिल्कुल, ये बात आपकी राइट हो जाएगी। शर्मिंदगी का जो है वो संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो 8 का आपका राइट ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे ही आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा तो आपको अपना समय बिल्कुल भी नहीं खराब करना, तुरंत आपको सक्रिय की बात होगी, तुरंत वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका 9 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अधिगम के निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त होगी देखते हैं। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है, ये बात तो आपकी सही नहीं है। असफलता अनियंत्रित है? ऐसा भी नहीं है। तो अधिगम के लिए जो है कौन सी धारणा उपयुक्त होगी, तो ये बात आपको याद रखनी है। जो अधिगम होता है ये योग्यता सुधार्य है। क्या है हमारा? योग्यता सुधार्य है। तो 10 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि योग्यता अटल है। तो आपका राइट ऑप्शन 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो कौन सी परिपाटी जो है वो विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ की बात हो रही है, तो बढ़ोतरी करने में कौन सहायक होगा देखते हैं। बारंबार परीक्षाएं? जी बिल्कुल नहीं। अन्वेषण और संवाद, सबसे बेस्ट आपके लिए यही विधि होगी। संकल्पनात्मक समझ की बढ़ोतरी में जो है क्या सहायक होगा? अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण का मतलब खोज वाली चीज़ें। तो आपको याद रखना 11 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप तैयार कर लेना। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती जब वे अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो? इसमें तो कठिनाई नहीं होगी बच्चों को। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, इसमें भी बच्चों को कठिनाई नहीं होगी। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यहाँ पर बच्चों को कठिनाई होगी।
कोई भी सूचना को जब आप अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत कर देंगे तो इससे जो है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। तो आपका राइट ऑप्शन 12 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो देखते हैं सर्वोत्तम अवस्था हमारी क्या है, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ये बातें तो आपकी सारी सही हैं, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। कोई उत्तेजना नहीं, जी बिल्कुल नहीं, ऐसी तो बात तो गलत हो जाएगी। उच्च उत्तेजना भी आपको नहीं रखना है, निम्न उत्तेजना ऐसा भी नहीं करना। तो आपका 13 का जो है सबसे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था हमारी होगी वो संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और कोई भी भय नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो देखते हैं किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है बच्चों के विकास की, न आनुवंशिकता न पर्यावरण पर। आगे देखते हैं बी ऑप्शन क्या कहता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ये बात सही है, बच्चों के विकास की जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है हम लोग किस प्रकार प्रतिरूपित कर सकते हैं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो आपका 14 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लियो वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। तो देखते हैं व्यक्तिगत वाक हमारा क्या दर्शाता है, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या स्वनियमन। तो याद रखना है जब वो बात कर रही है किससे, स्वयं से, इससे आपको याद रखना है, स्वयं से बात कर रही है तो वहाँ पर स्वनियमन। तो आपका 15 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए मूल्यांकन की पद्धतियों का, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, जी बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए मूल्यांकन की पद्धति का लक्ष्य। नीचे ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, जब आपको फर्स्ट ही ऑप्शन सही मिल रहा है। समय अपना नहीं खराब करना, ये चीज़ें आपको पेपर में याद रखना है। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालय की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जब इशारा कर रही है या संकेत दे रही है तो ये जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, ऐसा तो नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया अर्थहीन होगी, जी बिल्कुल नहीं, जब इशारा दे रही है तो अधिगम की प्रक्रिया जो अर्थहीन तो हो ही नहीं सकती है। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, ऐसा भी नहीं है। अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। पाढ़ जो है हमारा, ये जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है। लियो वाइगोत्स्की जो हमारे पाढ़ के विषय में भी बात करते हैं। तो आपका 17 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला, अधिगम के लिए पाढ़ यानी सहायता देना बच्चों को, पाढ़ का मतलब। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या करेगा, लैंगिक भेदभाव को कम करेगा, जी बिल्कुल नहीं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ऐसा भी नहीं है। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही हो जाएगी। इससे संबंधित आपके पेपर में हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, जी बिल्कुल करनी चाहिए, तभी तो आपकी एक प्रगतिशील कक्षा होगी जब ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करोगे। आगे देखते हैं बी क्या कहता है, विद्यार्थियों के उनके अकादमिक अंकों, जी बिल्कुल नहीं। अध्यापक को अटल, जी बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, ये भी बात आपकी निगेटिव है। तो आपका 19 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खाली स्थान किस चरण को दर्शाता है? उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथापूर्व या प्रथागत? तो इस तरीके का जो सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का, ये जो हमारा है प्रथागत चरण को दर्शाता है, जहाँ पर बच्चे जो है किसी कार्य को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि दूसरे इसे क्या देते हैं, स्वीकृति देते हैं। तो यह नैतिक विकास के जो है किस चरण पर है, प्रथागत चरण पर। ठीक है, तो आपका 20 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं, परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ये बात बिल्कुल यहाँ से गलत हो जाएगी, इसलिए क्योंकि परिवार हमारा समाजीकरण का प्राथमिक कारण है, इसलिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। आगे देखते हैं, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, तो ये भी आपकी बात गलत हो जाएगी। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, जी बिल्कुल सही है। और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, ये बात आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में। तो आपका 21 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत जोड़ देता है कि, किस पर जोड़ देता है बहुबुद्धि सिद्धांत? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ये तो बात आपकी सही है, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है बुद्धिमत्ता की जो है विभिन्न दशाएं होती हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी बहुआयामी होती है। आगे भी देख लेते हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, ये बात गलत है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा मापी जा सकती है, ऐसा भी नहीं है। एक आयाम की बात हो रही है, यहीं पर आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपका 22 का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखते हैं कौन सा विकास का मुख्य गुण होगा। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, जी बिल्कुल नहीं। संरचना और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऐसा भी नहीं। अमूर्त सोच का विकास, ये भी बात सही नहीं। विचार सोच में केंद्रीकरण, ये बात आपकी सही हो जाएगी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का जो हमारा मुख्य गुण होगा वो क्या होगा, विचार और सोच में केंद्रीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। लगभग आपको 80 से 90% ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पेपर में। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा, देखते हैं। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये बात आपकी सही नहीं है। विकास बहुआयामी होता है, ये बात आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। विकास के संदर्भ में जो विकास है हमारा कैसी प्रक्रिया है, विकास जो है हमारा ये बहुआयामी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है, देखते हैं। अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों या गुणारोपण। देखते हैं, जब कभी भी बात होगी लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की, तो वहाँ पर जो है हमको सर्वाधिक महत्व किसको देना है, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। आप इससे समझ जाना, सामाजिक सांस्कृतिक से सांस्कृतिक उपकरणों ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 25 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। तो किस रूप में वर्णित करते हैं आप लोग अच्छे से जानते हो, जीन पियाजे स्कीमा और मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 26 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बात हो रही है समावेशी कक्षा की। हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करनी चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। हर बच्चे को, ना कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, यह भी बात गलत है। अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, यह भी नहीं। तो आपका 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये तो बात आपकी सही है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार। लेकिन आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन। छात्र जिसका आसक्त शरीर है, ऐसा नहीं। मंदित छात्र नहीं। विकलांग छात्र, ये भी बात आपकी गलत है। तो 28 का राइट ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना। तो मूर्त अमूर्त संवेदिक, ये भी बात गलत है। अमूर्त मूर्त संवेदिक, ये भी सही नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें संवेदिक मूर्त अमूर्त, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि अमूर्त संवेदिक मूर्त। इसको आपको याद रखना है। जन्म से किशोरावस्था तक जो है बच्चों का विकास जो है वो सबसे पहले संवेदिक रूप से होता है, फिर आता है मूर्त, और सबसे लास्ट में हमारा अमूर्त। याद रखना है, एक चीज़ याद रखना है, जो हमारा संवेदिक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, और जिसमें बच्चा मूर्त अवस्था की बात होती है ये हमारी 7 से 11 वर्ष तक की होती है। ठीक है, जो मूर्त अवस्था होती है। इसके बाद जो हमारी अमूर्त अवस्था होती है ये 11 से 15 वर्ष तक की। तो इस हिसाब से आपका 29 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग तैयार कर लेना। सांवेदिक मूर्त अमूर्त, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास का क्रम यही है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपके प्रैक्टिस सेट का आज का। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, जी बिल्कुल नहीं इस तरीके से देखा जाए। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात आपकी सही है। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए कि जो है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए क्या है हमारा, है महत्वपूर्ण है। इसको इस प्रकार जो है हमको देखना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को, ना कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखना चाहिए, ना तो अध्यापक के पक्ष पर असफलता के रूप में। तो आपका 30 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अब आपके आज से सारे जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हमने आपके लिए समाप्त करा दिए, तो ज़रूर आप पेपर से पहले उनको ज़रूर देखिए। बहुत ही आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प होगी इन पेपरों से। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।